हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हमारा जीरो टू हीरो T20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का ये है पार्ट सेकंड माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी, यानी कि मिनिमम नंबर कम से कम मेंबर्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स 7, यानी 7 कम से कम मेंबर्स या शेयर होल्डर्स का होना ज़रूरी है माय फ्रेंड्स किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी होता है दोस्तों। किसी भी मिनिमम जो है वो 3 डायरेक्टर्स होते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम की जगह अगर यहाँ पे मैक्सिमम दिया होता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आंसर होना चाहिए था अनलिमिटेड। पर यहाँ बात थी मिनिमम की, तो मिनिमम जो होते हैं वो 7 मेंबर्स या 7 शेयर होल्डर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल यानी 5 लाख की शेयर कैपिटल ज़रूरी है किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। इसमें से किसकी कंपनी की कौन सी विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर नहीं है माय फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं वॉलेंट्री एसोसिएशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या कॉमन सील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जो कंपनी है उसकी लाइबिलिटी होती है माय फ्रेंड्स लिमिटेड, यानी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो दोस्तों लिमिटेड होती है। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि जितना एग्री हुआ है उतना ही पे करना पड़ता है। यू हैव टू पे एज मच एज यू हैव एग्रीड टू पे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या था कि जितना आपके पास होता है उतना देना पड़ता है, यानी अगर आपके पास बिजनेस है, घर है, एसेट्स हैं, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ सेल करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जितना एग्री हुआ, जितनी इसकी बात पर सहमति बनी, उतना ही पे करना पड़ता है। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो है लिमिटेड माय फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ऑप्शन सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी। देखिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी में जो कम से कम मेंबर्स की संख्या होनी चाहिए वो 2 है। और डायरेक्टर्स की अगर हम बात कर लें माय फ्रेंड्स, कि डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए दोस्तों, ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। डायरेक्टर्स फ्रेंड्स 2 होने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। अगर हम, ये तो मैंने बताया मिनिमम, अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 15 है, ठीक है। और अगर मिनिमम मेंबर्स मैंने बताया 2, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मेंबर्स अगर पूछ ले आपसे तो मैक्सिमम कितने होंगे माय फ्रेंड्स 200। किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। डायरेक्टर्स 2 और मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी लिमिट्स टू। ये अभी मैंने पीछे बात आपको बताई है कि मैक्सिमम मेंबर्स पूछ रहा है यहाँ पे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो 200 इसका राइट आंसर हो सकता है, यानी कि 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 200 लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है दोस्तों कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दिस। पार्टनर्स को क्या क्या नहीं मिल सकता, पार्टनर्स को क्या क्या नहीं मिलता है दोस्तों। तो देखिए सैलरी इसमें सही हो जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी
नहीं मिलती है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड जिसको एग्रीमेंट कहा जाता है वो नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, साथ साथ में बता दूं कि अगर किसी प्रकार का कोई कमीशन मिलना होता है तो वो भी नहीं मिलेगा, यानी कमीशन भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी दोस्तों। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। इफ ए ब्रिंग ए कितना कैपिटल लेके आया, एक कैपिटल लेके आता है 50,000, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3 था, लिख लिया कि 2:3 था। अच्छा, ए कितनी कैपिटल लाया दोस्तों, ए लाया 50,000 रुपये की कैपिटल लेके आया, यानी मल्टीप्लाई किससे हुई करी, 25,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 की तो 50,000 आता है, तो यहाँ भी आपको 25,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 25,000 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं आप, तो इसका आंसर आएगा 75,000, यानी जो बी है वो कितनी कैपिटल लेके आया दोस्तों, 75,000, यानी 75,000 कैपिटल लेकर आया है। The minimum number of partners to constitute a partnership firm must be, मिनिमम नंबर पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं, यानी यहाँ पे बात पूछी गई कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर कितना हो सकता है पार्टनर्स का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड्स 2, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर क्या है, हर एक पार्टनर एक प्रोप्राइटर या ओनर भी होता है फर्म का, और एजेंट भी होता है, यानी प्रोप्राइटर भी होता है दोस्तों और एजेंट भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी मालिक भी होगा और एजेंट भी होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। व्हाट इज ए स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर्स का राइट आंसर हो जाएगा, यानी द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि ऐसा पार्टनर जिसका किसी प्रकार का कोई एक्टिव रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है बिजनेस ऑफ द फर्म में, यानी किसी प्रकार की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें उसका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसे पार्टनर को दोस्तों डोरमेंट पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर दोस्तों शेयर कैपिटल तो लाता है, शेयर कैपिटल लाता है, पर अपना जो समय है, टाइम है, वो फर्म को नहीं देता है दोस्तों, यानी उसका कोई भी एक्टिव रोल या एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसकी भागीदारी होती है, उसको भी वो शेयर करता है, यानी शेयर कैपिटल भी लाता है और प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करता है, पर पार्टिसिपेशन उसका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन, एक फर्म डिसॉल्व कब होती है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स या ऑल दी पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर्स की सहमति से, कॉन्सेंट से एक फर्म डिसॉल्व बंद हो सकती है। डिसॉल्व करना मतलब फर्म को माय फ्रेंड्स बंद करना, फर्म को बंद करने को डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है, और सभी की सहमति से ऐसा किया जा सकता है, यानी कि सभी की सहमति से बिजनेस का क्लोज डाउन या वाइंडिंग अप किया जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एसेट्स जो है वो डिस्पोज ऑफ होते हैं, एसेट्स को बेचा जाता है, यानी जो भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह है, मशीनरी वगैरह सब बेची जाएंगी, डिस्पोज ऑफ होंगी, और उनसे जो भी पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी, बिजनेस की जो भी फर्म की लाइबिलिटी थी वो सब पे की जाएंगी।
उस एसेट्स को बेचने से जितना पैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन 11 है कि ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड देन, अगर एक पार्टनरशिप फर्म, इफ़ ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड नहीं हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें से कौन सा, तो फिर क्या होगा? फर्म कैन नॉट फाइल, यहाँ पे दोस्तों फाइल होगा। ए फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, कोई फर्म, बिल्कुल एक फर्म किसी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती, यानी उसको एक एडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं मिलेगी, वो डिप्राइव्ड हो जाएगी इस एडवांटेज से। फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, या फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस फाइल नहीं कर सकती फर्म। दूसरा चीज़, नो पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट फर्म, कोई भी पार्टनर फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, नो पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा माय फ्रेंड्स। और यानी सारे ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए माइनर इन ए फर्म, एक जो माइनर है, माइनर कौन होता है? यानी कि जिसने 18 साल की एज अटेन नहीं की है, यानी 18 इयर्स का कंप्लीशन नहीं किया है, नॉट अटेन, 18 इयर्स को अटेन नहीं किया है, नॉट अटेन 18 इयर्स एज, तो ऐसा व्यक्ति माइनर की श्रेणी में आता है। सो कैन नॉट बी मेड ए पार्टनर, उसको पार्टनर नहीं बना जा सकता। कैन बी मेड ए पार्टनर विद कॉन्सेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसको पार्टनर तो बनाया जाएगा पर रजामंदी होनी चाहिए उसके पेरेंट्स की। या कैन बी मेड ए पार्टनर एज एडल्ट्स आर मेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको पार्टनर बनाया जा सकता है बिल्कुल, जैसे कि दूसरे एडल्ट पार्टनर्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड इसका सही है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, दोस्तों इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर इज, पार्टनर क्या होता है? अभी मैंने पीछे भी बताया कि पार्टनर जो है वो ऑनर होता है, यानी प्रिंसिपल भी होता है, और पार्टनर एक एजेंट भी होता है, यानी प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है। यानी ये कौन से फीचर में आता है दोस्तों? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उस फीचर में जो फीचर है म्यूचुअल एजेंसी, फ्रेंड्स म्यूचुअल एजेंसी नाम का जो फीचर है, जो बताता है रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट में, ये कहता है कि पार्टनर एक एजेंट भी हो सकता है, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, और एक प्रिंसिपल भी होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है, यानी नहीं पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल यानी BR, ये सब करंट एसेट्स होते हैं, पर बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है माय फ्रेंड्स। ऐसी करंट लाइबिलिटी वो होती है जो कि पे करनी पड़ती है विद इन 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है, विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है। ऐसी करंट लाइबिलिटी, इस तरह की करंट लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन माय फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 बैंक ओवरड्राफ्ट है। स्टॉक अकाउंट क्या है दोस्तों? पूछा गया है स्टॉक अकाउंट क्या है। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि स्टॉक अकाउंट 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक रियल, दूसरा पर्सनल और तीसरा नॉमिनल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टॉक अकाउंट क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं कि स्टॉक अकाउंट किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड्स रियल अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर 3। जितने भी एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज होती हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आती हैं।
यानी कि जितने भी टेंजिबल अकाउंट्स हैं या इंटेंजिबल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं। आप इसके गोल्डन रूल के बारे में भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि गोल्डन रूल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं और जो भी बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। यानी जितने भी एसेट्स, फर्नीचर अकाउंट अगर आपसे बोला जाए तो वो भी रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, कैश बोला जाए वो भी है, गुडविल इंटेंजिबल है एसेट वो भी आपका रियल अकाउंट का है, पेटेंट राइट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज, गुडविल अकाउंट, ये सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स हैं सब के सब रियल अकाउंट में आते हैं माय फ्रेंड्स। तो स्टॉक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि शुरुआती खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी शुरुआती जो खर्चे होते हैं किसी कंपनी के, शुड बी शोन, जो फाइनल अकाउंट्स में कहाँ दिखाई देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये शुरुआती खर्चे, इसका एग्जाम्पल हो सकता है माय फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है, आप देखिए जो कंपनी आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं और हर साल प्रॉफिट में से इसको राइट ऑफ करना होता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट में से इसको कवर किया जाता है हर साल। इसको किस हेड में दिखाया जाता है, एसेट साइड में। इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस हेड में दिखाते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाए जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि प्रमोशनल एक्सपेंसेस जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट, और इसको किस हेडिंग में दिखाते हैं तो इसको मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाए जाते हैं इन शुरुआती खर्चों को। मैं इसकी एक डेफिनेशन भी बता देता हूं आपको कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी की शुरुआत करने से पहले खर्चा कर दिया जाता है या बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, दे आर ट्रीटेड एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है माय फ्रेंड्स। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, लोगो एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब के सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे दोस्तों P गलत है, ये 2:1 है। तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिटेड ए, इन्होंने ए नाम के किसी पार्टनर को, ए न्यू पार्टनर सी, एक सी नाम के पार्टनर को एडमिट किया, whom they give 1/6 शेयर, जिसको 1/6 शेयर दिया जा रहा है प्रॉफिट में से। तो आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ लिया गया दोस्तों। देखिए इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि ए और बी का रेशियो देखिए कितना दिया गया। ए और बी का रेशियो जो दिया गया वो कितना दिया गया माय फ्रेंड्स, 2:1 का रेशियो है। ए और बी का रेशियो जो है वो 2:1 का है। और सी को कितना दिया जा रहा है, सी को 1/6 दिया जा रहा है। यानी कि रिमेनिंग जो है माय फ्रेंड्स, रिमेनिंग जो है वो कितना हुआ, 1 - 1/6 यानी 5/6 ऐसा है जो रिमेनिंग है, 5/6 ऐसा है जो रिमेनिंग है दोस्तों। अब इस 5/6 को कौन लेगा, इस 5/6 को एक तो ए लेगा और बी लेगा, यही पार्टनर्स हैं जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो इस 5/6 को ए और बी किस रेशियो में लेंगे, इसको लेंगे दोस्तों किस रेशियो में, इसको लेंगे अपने रेशियो में, यानी 2:1 में। यानी ए का कितना हो जाएगा 2/3 और बी का कितना हो जाएगा 1/3। तो 5/6 इंटू 2/3 कितना आएगा दोस्तों, यानी 10/18 आया। और बी का कितना आएगा 5/18,
यानी 10/18 5/18, और सी का देखिए कितना है 1/6 है इसी का। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 आ रहा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 18 आ रहा है, पर क्या सी के पास डिनोमिनेटर में 18 है? नहीं है, यानी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी पड़ेगी? 3 से, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, यानी 6 3 जा होता है 18 और 3 1 जा होता है 3। तो यानी कि आपका जो रेशो आ गया वो क्या आ गया? 10:5:3, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आ गया। 10:5:3, 10:5:3 ये रेशो हो जाएगा, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा माय फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ए और बी का रेशो कितना था? 2:1 का था। सी का कितना? 1/6 था, यानी रिमेनिंग कितना बचा? 5/6 रिमेनिंग बचा, 1 - 1/6, तो 5/6 बचा है। इस 5/6 को किस रेशियो में लिया इन्होंने? अपने रेशियो में, 2:1 रेशियो में। तो यानी कि 5/6 × 2.3 मतलब कितना हो गया? 10/18। ऐसी बी का कितना आया? 5/6 × 1/3 यानी कि 5/18। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 18 है ना, तो सी के पास भी डिनोमिनेटर में 18 हो जाएगा, यानी 6 3 × 18, 3 1 3, यानी 10:5:3 इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बिजनेस ऑफ द फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय, जो बिजनेस है फर्म का वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है? सभी पार्टनर्स के द्वारा, या एनी वन ऑफ देम, किसी एक पार्टनर्स के द्वारा उनमें से, या बोथ 1 and 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ 1 and 2, यानी सभी पार्टनर्स के द्वारा भी और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसकी डेफिनेशन थी ना कि पार्टनरशिप जो है वो कैरी किया जाता है सभी पार्टनर, ऑल पार्टनर्स के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, उनमें से कोई एक पार्टनर्स भी कैरी कर सकता है बिजनेस को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और भी बता देता हूँ आपको कि बिजनेस या कैरिड ऑन बाय वाले में कि जो मिनिमम पार्टनर्स थे फ्रेंड्स वो कितने थे? मिनिमम पार्टनर्स कितने थे? 2 थे, ये मिनिमम थे। अच्छा, मैक्सिमम की बात करी जाए तो मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम जो है वो 100 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 100 होने चाहिए। पर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितने पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों 50, यानी 50 मैक्सिमम होने चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और 100 होने चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। R, M and P are partners. P dies in an accident. Now, R, M, P पार्टनर्स थे, P का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो क्या डिसॉल्व होगा दोस्तों? ऐसी स्थिति में क्या डिसॉल्व होगा? पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व, यानी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पार्टनरशिप है, यहाँ द पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व, यानी ये सही हो जाएगा कि पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है, जो एग्रीमेंट हुआ है पहले से वो खत्म हो जाता है, फर्म चलती रहती है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म बंद नहीं होगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि फर्म बंद नहीं होती, फर्म चलती रहती है, और जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, एक नए सिरे से एग्रीमेंट शुरू होता है। फर्म का डिसॉल्यूशन मैंने अभी पीछे एग्जांपल में दिया था कि फर्म का या कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसॉल्यूशन होने का मतलब ये होता है कि एसेट्स बेच दिए जाते हैं और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है, यानी जितनी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह सब बेच दिए जाएंगे, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा उनका, और लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाएगा। पर ये वाली स्थिति जो थी वो क्या थी कि RMP पार्टनर थे और P का डेथ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल के जरिए बताता हूँ आपको। XYZ पार्टनर्स थे, X की सपोज करो डेथ हो गई, इस पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब बचे कौन से? 2 पार्टनर्स बचे Y और Z। अब ये जो X का जो बेटा था, सन था, ये जो सन था X का, क्या नाम था इसका? सपोज करो A नाम था, ये एडमिट हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा?
ये भी एग्जाम्पल होगा किसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही एग्जाम्पल होगा। ये भी एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होना है। तो ये मैंने बता दिया, यानी नई सिरे से पार्टनरशिप होगी। जो पुराना जो भी प्रॉफिट लॉस शेयर करने का इन्होंने रेशियो वगैरह बना रखा होगा सब खत्म हो जाएगा, जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे सब खत्म, नए सिरे से पार्टनरशिप की जाएगी। डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, अच्छा डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, डेप्रिसिएशन किसके द्वारा कॉज की, क्या कारण है इसका, ह्रास, इसमें इसको हिंदी में कहा जाता है ह्रास। तो ह्रास का क्या कारण होता है दोस्तों, यूज़ ऑफ एसिड, यानी कि एसिड्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो घिसावट आती है, या टूट फूट, वेयर एंड टेयर, इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि वेयर एंड टेयर इसका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, या ऑब्सोलेसेंस एग्जाम्पल हो सकता है। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी बता देता हूँ कि ऑब्सोलेसेंस क्या है, कि अगर कोई मशीन आप यूज़ कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यू इम्प्रूव्ड मशीन आ जाती है, तो पुरानी मशीन्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी ओल्ड मशीन्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और न्यू मशीन्स को अडॉप्ट किया जाता है ताकि इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो ये भी इसका कारण हो सकता है, यानी वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस, यूज़ ऑफ एसेट, ये इसके कारण है। यानी मॉनेटरी वैल्यू, किसी एसेट की मॉनेटरी वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम टू टाइम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए और नई वीडियोस को लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।